अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई है डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से। एंड डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से अब से तकरीबन 4 से 5 माह पहले भी ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई थी, लेकिन तब ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ 3 मिनट की थी। लेकिन इसको फ़ौरन ही बाद तकरीबन 1 या 2 दिन के बाद ही डिलीट कर दिया गया था या प्राइवेट कर दिया गया था। उसके बाद हमें ये डॉक्यूमेंट्री दोबारा नज़र नहीं आती, लेकिन अब ये तकरीबन 6 से 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री को ख़ास तौर पर रिलीज़ किया गया है। और इससे एक चीज़ इंडिकेट होती है कि ब्लॉक 3 की इंडक्शन हमें अगले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकती है। दूसरा, यहाँ GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की काफ़ी नई पिक्स भी देखने को मिलती हैं, जिसका हम तफसील से एनालिसिस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। तो बेसिकली ये वीडियो डिस्कवर पाकिस्तान की जानब से जारी की गई है, जिसमें GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और GF-17B ब्रेवो वर्जन के कुछ नई झलकियाँ दिखाई गई और उसके अलावा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में किस तरह GF-17 थंडर की एवियोनिक्स और उसके एयर फ्रेम को डेवलप किया जाता है, इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया है। लेकिन यह जो अहम चीज़ थी वो GF-17 थंडर की कुछ नई तस्वीर या नई झलकियाँ थी जो इससे पहले नाजरीन ने नहीं देखी थी। इनमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करता चलूँ, ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये तकरीबन 2021 के सितंबर से अक्टूबर के दरमियान फिल्माई गई थी, यानी तब इसको बनाया गया था, लेकिन उसके बाद अप्रूवल मिला और इसे इस साल यानी 2022 में शाया किया गया है, क्योंकि इसमें GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की हाइड्रोलिक स्ट्रेस वगैरह के टेस्ट किए जा रहे हैं, उसके इंजन टेस्ट जारी हैं और उस पर मुख्तलिफ चीज़ों की इंटीग्रेशन का काम जारी है। और ये तमाम चीज़ें पिछले साल की गई थी, जबकि 2022 के शुरू से ही इसकी फ़्लाइट टेस्टिंग शुरू हो गई थी और अब तक की मालूमात के मुताबिक इसकी फ़्लाइट टेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है या कुछ यूनिट्स की फ़्लाइट टेस्टिंग अपने आखिरी मराहल में है। और रिपोर्टेडली 10 के करीब GF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल कलर्स में पेंट किए गए हैं, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के कैमोफ्लाज उनको दे दिया गया है और वो इनफॉर्मली पाकिस्तान एयरफोर्स में फ्लाई भी कर रहे हैं। देखें, जिस चीज़ की हम बात करते हैं उसे इंडक्शन सेरेमनी कहा जाता है। मैं आपको ये चीज़ याद दिलाता चलूँ कि J-10C एयरक्राफ्ट की इंडक्शन सेरेमनी से कुछ हफ्ता पहले ही J-10C एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिए गए थे, यानी कि वो पाकिस्तान लैंड कर चुके थे, पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन उनकी इंडक्शन सेरेमनी कुछ हफ्तों के बाद या कुछ दिनों के बाद की गई थी। सेम वाइज GF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा इस वक्त इनफॉर्मली हैं और वो फ्लाई भी कर रहे हैं, उनकी फ़्लाइट टेस्टिंग तक जारी है और उसकी जो पब्लिक इंडक्शन सेरेमनी होगी जब भी एयरफोर्स उसको मुनासिब समझेगी। खैर, हम इस वीडियो की ही तरफ आते हैं। तो इसकी कुछ टाइमलाइन के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, ये पिछले साल 2021 के सितंबर से अक्टूबर के दरमियान की फुटेजेस हो सकती हैं। उसकी मैं आपको रीज़न देता हूँ। ये कुछ तस्वीर आप अपने सामने देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में कुछ नए GF-17 थंडर देखे जा सकते हैं। इन तस्वीर की टाइमलाइन 20 सितंबर 2021 है, यानी कि ये पिक्स तकरीबन 1.5 साल पुरानी और इस वीडियो में जो मनाजर दिखाए गए हैं वो भी सेम इसी तरह के लग रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों की इंटीग्रेशन जारी है, इंजन टेस्ट और मुख्तलिफ स्ट्रेस जो डाला जाता है एक एयर फ्रेम पर, उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए उसे कंडक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी है। सबसे पहले तो अगर हम इसके नोज़ कोन की तरफ देखें तो इसका रेडोम भी थोड़ा सा लंबा नज़र आ रहा है और इसकी नोज़ कोन थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। उसकी वजह यह है कि पुराने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में पल्स डोपलर रडार यूज़ होता था KLJ-7V2, उसको मैकेनिकली स्टीयर्ड करना पड़ता था, लेकिन GF-17 ब्लॉक 3 में एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार यूज़ होता है जो कि निस्बतन पहले रडार से बड़ा है और उसे ज़्यादा स्पेस चाहिए। उसकी वायरिंग और उसके दूसरे सिस्टम्स भी एक अलहदा से स्पेस डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से बड़ी नोज़ कोन ज़रूरी होती है। यहाँ एक चीज़ जो बहुत ही अहम है वो देखा जाए, GF-17 थंडर ब्लॉक 3 का स्पाइनल पार्ट है, उस पर अभी तक एंटीनाज कुछ मिसिंग है, मतलब इस पर अभी इंटीग्रेशन का काम जारी है, मुख्तलिफ पुर्जे लगाए जा रहे हैं, लेकिन पूरे का पूरा एयर फ्रेम मैन्युफैक्चर हो चुका है और अब एंटीनाज वगैरह और छोटे मोटे जो सिस्टम्स हैं वो इस पर ऐड किए जाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसकी वर्टिकल स्टेबलाइज़र पर दोनों मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन इससे अगली तस्वीर को अगर आप बगौर देखें तो यहाँ सिर्फ एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है, जो कि इस बात को दोबारा वाजे करता है कि इंटीग्रेशन का काम जारी है, छोटी मोटी चीज़ों की इंटीग्रेशन रह चुकी है जिसे फाइनल टचअप दिया जा रहा है। उसके अलावा
इसके विंग टिप को देखा जाए तो ये JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की निस्बत काफ़ी हद तक चेंज नज़र आ रहा है। नॉर्मली मैं बताता चलूँ कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर डिवाइसेज ऐसी होती हैं जो कि साइज़ में बहुत छोटी होती हैं, जहाज़ की सतह के ऊपर नहीं लगा सकते, उससे जहाज़ का RCS ख़राब होता है, तो इन्हें इसी तरह जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो हो सकता है यहाँ कोई छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स को ऐड किया गया हो। उसके अलावा मेन विंग के फ्लैप एजेस को देखा जाए तो इनका कलर ब्लूइश कलर का आपको नज़र आएगा, ना कि प्रोटोटाइप के येलो और ग्रीन कलर की तरह, क्योंकि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के जितने भी प्रोटोटाइप्स देखे जाते रहे हैं उनमें ये फ्लैप्स का कलर चेंज नहीं था, लेकिन ब्लॉक 3 में ये कलर हमें वाज़ेह तौर पर चेंज नज़र आता है, जो कि गालबन इस बात की इंडिकेशन है कि इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड इक्विपमेंट को ऐड किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में भी इस तरह के हिस्सों को देखा जा सकता है। JF-17 थंडर की नोज कोन को अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ सिर्फ एक एंटीना लगा हुआ है रेडोम के नज़दीक, जबकि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में एक से ज़्यादा एंटीनाज यूज़ किए जाते थे। उसकी वाज़ेह वजह ये थी कि पुराना जहाज़ था उसमें पल्स डोपलर रेडार यूज़ होता था, जिसे एक से ज़्यादा एंटीनाज की ज़रूरत होती थी, लेकिन ब्लॉक 3 का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार को इतने एंटीनाज की ज़रूरत नहीं होती। वो वैसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करके सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से पुराने मेथड्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा JF-17 थंडर के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हवाले से बात की जाए तो वर्टिकल स्टेबलाइजर के करीब आपको छोटी सी एयर इनलेट नज़र आएगी। ये एयर इनलेट इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि अजाफी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड इक्विपमेंट को कूल रखने के लिए एक अजाफी एग्जॉस्ट बनाया जाता है, जिससे ये तमाम सिस्टम्स कूल रहते हैं और इंटरनल कंबस्टन प्रेशर को भी अजाफी एग्जॉस्ट मिल जाता है। इसकी मेन एयर इनटेक्स को देखा जाए तो ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की निस्बत थोड़ी सी वाइडर नज़र आ रही हैं, बड़ी नज़र आ रही हैं। ज़्यादा हवा यहाँ से दाखिल होगी, जिसकी वजह से कंबस्टन बेहतर होगी और ज़्यादा पावर इंजन प्रोवाइड करेगा, और ओबियसली इस चीज़ से JF-17 ब्लॉक 3 की मनूवरेबिलिटी में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। ये 8+8 G से +8.5 G तक पुल कर सकेगा। उसके बाद इसकी कलर स्कीम की बात कर लें तो बहुत से लोगों के जहन में ये एक मिसकंसेप्शन होती है कि जो ग्रीन कलर होता है ये कंपोजिट मटेरियल को शो करता है, हालांकि ऐसा नहीं है। किसी भी जहाज़ में जो ग्रीन कलर होता है ये उस पार्ट को शो करता है जिसमें जहाज़ फ्यूल कैरी करता है, और ब्लॉक 3 में इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा की गई है, जिससे इसकी कॉम्बैट रेंज भी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से ज़्यादा है और इसकी मैक्सिमम फेरी रेंज भी ज़्यादा है। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में कॉकपिट के नीचे फ्यूल सेल्स मिनी फ्यूल टैंक्स मौजूद नहीं थे, जबकि ब्लॉक 3 में इन्हें ऐड किया गया है। जबकि JF-17 थंडर ब्रेवो वर्जन जो है ट्विन सीट वर्जन, उनमें ये काम वर्टिकल स्टेबलाइजर में किया गया है, जिसकी वजह से वर्टिकल स्टेबलाइजर तकरीबन 220 पाउंड फ्यूल कैरी कर सकते हैं। JF-17 थंडर की विंग टिप्स को देखा जाए तो इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की समझ भी आती है, क्योंकि इसने PL-10E हाई ऑफ बोर्ड साइड शॉर्ट रेंज मिसाइल को कैरी करना है, जिसकी वजह से ओबियसली डॉग फाइट में ये 4+ जनरेशन जैसे जहाज़ों को टक्कर दे सकेगा। ओवरऑल मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं तो JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर निकल कर सामने आया है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चाइना के लिए भी। एक ग्लोबल मार्केट में इन दोनों ममालिक के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म इमर्ज हुआ है जिसके थ्रू चाइना और पाकिस्तान अपनी एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा संभाला दे सकते हैं और इसमें मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। इवन इस चीज़ का इजहार रशियन ऑफिशियल्स ने भी किया था कि उनके नेक्स्ट अपकमिंग 5th जनरेशन Su-75 जहाज़ का असल मुकाबला ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तान चाइना के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और अमेरिका के F-16 फाइटिंग फैल्कन से होगा। और रशियन साइड की जानब से ऐसा क्लेम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की कारकर्दगी और इसकी सलाहियत को मज़ीद बेहतर तौर पर उजागर करने में अहम किरदार अदा करता है। एट दी एंड में अपनी बात को कंक्लूड करूं तो कुछ चीज़ें हमें समझ आती हैं कि JF-17 थंडर 10 के करीब यूनिट्स पाकिस्तान एयरफोर्स का इनफॉर्मली हिस्सा है, लेकिन फॉर्मल इंडक्शन यानी कि पब्लिक के लिए जो इंडक्शन होती है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ही बेहतर जानती है कि वो कब करेगी। दूसरी चीज़, JF-17 थंडर को फाइनल टचअप दिया जा रहा था और ये डॉक्यूमेंट्री मोस्ट प्रोबेबली 2021 के सितंबर या दिसंबर के महीने में हो सकती है, तब इन सीन्स को कैप्चर किया गया हो, लेकिन बाद में इन्हें रिलीज़ किया गया। उसके बाद दोबारा से इस डॉक्यूमेंट्री को प्राइवेट कर दिया गया। प्राइवेट करने के बाद अब 2023 में इसे दोबारा रिलीज़ किया गया है। और इससे मुतल्लिका कोई ज़्यादा मालूमात निकल कर सामने इस वजह से भी नहीं आई कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाद में मुकम्मल होल्ड इस पर रख दिया, मुकम्मल सीक्रेसी रखी, कोई भी चीज़ इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अब लीक ना हो। क्योंकि इससे पहले 2019 के मिड में जब JF-17 थंडर पर
ऐसा रेडार्स की टेस्टिंग शुरू हुई थी, तब भी कुछ चाइनीज़ ओसेंट की जानब से ये बात लीक हो गई थी और पब्लिक डोमेन में आ गई थी। इसके अलावा JF-17 थंडर की फर्स्ट फ्लाइट की तस्वीर भी चाइनीज़ ओसेंट्स के थ्रू ही हम तक पहुंची थी। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।